Hello students, today we are going to start our next chapter, that is chapter number 2, units and measurement. So in this chapter we will read about different units and measurement, different units of measurement of length, mass and time, and dimensions. We will study about dimensions. So the first question arises, why there is a need for measurement? Why there is a need for measurement? Why there is a need for measurement? मेजरमेंट की ज़रूरत हमें क्यों है? तो इसका आंसर ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फिज़िक्स एक क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव साइंस है. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. जब तक क्वांटिटी नहीं बताई जाती, जब तक क्वांटिटी नहीं बता पाओगे आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड आप उसका नहीं डिफाइन कर पाओगे अच्छे से, तब तक जो साइंस है, हमारी जो साइंस है वो कंप्लीट नहीं होगी. और मेजरमेंट के अपनी अलग इम्पॉर्टेंस है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप कोई कपड़ा लेने गए दुकान पे और कपड़ा लेना है तो आपको उसको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि आपको कितना कपड़ा चाहिए. आप अगर तेल की दुकान पर जाते हैं या फिर ग्रॉसरी का सामान लेने जाते हैं कहीं पर, तो आपको अलग अलग क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट आपको उसको देना पड़ेगा कि तेल हमें 1 लीटर चाहिए, आटा हमें 1 किलो चाहिए. ये इस तरह से जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है. और साथ साथ ये मेजरमेंट इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ एक्यूरेट और प्रिसाइज भी होनी चाहिए. एक्यूरेट होनी चाहिए. जैसे आप देखते हैं कि कई बार हम सब्ज़ी लेने जाते हैं और देखते हैं कि सब्ज़ी वाले ने 1000 ग्राम की जगह, मतलब 1 किलो की जगह हमें 900 ग्राम या 950 ग्राम ही दिया है, तो हम उससे ज़िद कर लेते हैं कि भैया आप तो कम दे रहे हो, आपको ज़्यादा देना चाहिए, आपको 1 किलो ही देना चाहिए. या कई लोग ऐसे होते हैं मोल भाव करने वाले, जो बोलते हैं कि अरे भैया थोड़ा और डाल दो, ये वो 1 किलो 50 ग्राम ही लेकर आते हैं. ठीक है, तो हर तरह के लोग होते हैं. बट द थिंग इज़ दैट अगर आप 1 किलो ख़रीदने गए हो तो आपको एग्जैक्टली 1 किलो ही आना चाहिए, उससे कम तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए. इसके बाद जैसे बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना हमारे आसपास होते हैं, जैसे स्पीड, एक्सीलरेशन, फोर्स. ठीक है, ये सब हम नेचुरल फिनोमिना ये सब होते हुए हम अपने आसपास देखते हैं. फोर्स का लगना या फिर किसी गाड़ी का स्पीड अप होना, किसी की स्पीड को रुकना, या फिर विंड का ब्लो होना, तो ये सब हमें इन सब की भी मेजरमेंट चाहिए होती है, एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए होती है. तो इनकी रिलेशनशिप को इनका जो रिलेशनशिप होता है वो डिपेंड करता है जो मेजरमेंट हम करते हैं उस पर. इनकी रिलेशनशिप किस पर डिपेंड करती है? जो मेजरमेंट हम करते हैं उस पर इनकी रिलेशनशिप डिपेंड करती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का मेजरमेंट जो होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस इनटू टाइम. तो डिस्टेंस और टाइम जो आपने मेजर किया वो ही एग्जैक्टली आपको स्पीड बता पाएगा, वही आपको एग्जैक्टली स्पीड बता पाएगा. तो अगर आपको किसी कोई क्वांटिटी, कोई रिलेशनशिप अगर आपको मेजर करनी है, कोई रिलेशनशिप अगर आपको निकालनी है, तो उसके लिए आपका मेजरमेंट जो है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए. या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप की एक्यूरेसी किस पर डिपेंड करती है? किसी भी रिलेशनशिप की एक्यूरेसी जो मेजरमेंट हम करते हैं उस पर डिपेंड करती है. वी एक्सप्रेस natural phenomena in terms of relationship among the quantities involved. We express natural phenomena in terms of relationship among the quantities involved and the accuracy of these relationships and the accuracy
of these relationships depends upon measurement we make। यहाँ पर मैंने नेचुरल फिनोमेना क्यों बोला? बिकॉज फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस। हमारे आसपास नेचर में या सराउंडिंग्स में जो भी फिनोमेना अकर होते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना, विंड का दरवाजे पर फोर्स लगाना या फिर विंड का ब्लो होना, ये सब नेचुरल फिनोमेना है जो हमारे चारों तरफ होते रहते हैं। तो ये जो नेचुरल फिनोमेना है, इनका जो मेजरमेंट या फिर इनका जो इनको अगर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर ये जो नेचुरल फिनोमेना है इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें जो फिजिकल क्वांटिटीज़ चाहिए उनका मेजरमेंट कैसा होना चाहिए? उनका मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। वी एक्सप्रेस नेचुरल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व्ड। देखिए, कोई भी नेचुरल फिनोमेना है, जैसे मैंने आपको विंड का एग्जांपल दिया, विंड का एग्जांपल दिया, स्पीड का एग्जांपल दिया, फोर्स का एग्जांपल दिया, तो अगर जैसे हमें ये पता लगाना है कि विंड ने दरवाजे पर कितनी फोर्स लगाई, तो आपको पता होना चाहिए कि विंड की स्पीड कितनी है, विंड जो ब्लो कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है और दरवाजे का मास कितना है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर ये मेजरमेंट आपने ठीक से नहीं लिए तो जो फोर्स, जो विंड के लिए आप फोर्स निकालोगे उसकी कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी। ठीक है, तो मेजरमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिज़िक्स में हम काम ही नेचुरल साइंसेस का, नेचुरल फिनोमिना का करते हैं। हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती रहती है उनको मेजर करने का काम हम फिज़िक्स में करते हैं। ठीक है, उनकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। इसीलिए मेजरमेंट का फिज़िक्स में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट फिज़िक्स में ही नहीं, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने शुरुआत में आपको एग्जांपल लेकर बताया कि जैसे अगर आप शॉप पे जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं, ग्रॉसरी खरीदने जाते हैं, इनफैक्ट कपड़ा खरीदने जाते हैं, क्लोथ्स खरीदने जाते हैं, तो आपको हर जगह मेजरमेंट चाहिए होता है। इनफैक्ट आप पेट्रोल भी भराते हैं तो भी आपको उसका मेजरमेंट बताना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज़ द नीड फॉर मेजरमेंट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल एज इन आवर सब्जेक्ट फिजिक्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, अब क्वेश्चन ये राइज होता है फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका मेजरमेंट हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर सकते हैं। दोज क्वांटिटीज़ which can be measured directly or indirectly are called physical quantities। जिसका भी मेजरमेंट आप कर सकते हो, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जैसे फोर्स को आप मेजर कर सकते हो, एक्सेलरेशन आप मेजर कर सकते हो, स्पीड आप मेजर कर सकते हो, टाइम आप मेजर कर सकते हो। तो ये सब क्वांटिटीज़ जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। मेजर क्या नहीं कर सकते? जैसे इमोशंस, आप कितने खुश या कितने दुखी हो, ये आप मेजर नहीं कर सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। इमोशंस आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती है जिनको आप प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हो। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ में भी दो टाइप्स होते हैं। नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एंड नंबर 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ये क्या होती है? तो जैसे कि नाम से हमें समझ में आ रहा है कि फंडामेंटल या बेसिक। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका या जो क्वांटिटीज़ किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, जो क्वांटिटी या जिनका मेजरमेंट किसी दूसरे के मेजरमेंट पर डिपेंड नहीं करता। दोज क्वांटिटीज़
which those quantities which does not depends upon, which does not depends on other quantities or defined independently. और डिफाइंड इंडिपेंडेंटली, ऐसी क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती या फिर उनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है डिफाइंड इंडिपेंडेंटली। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी की यूज़ से, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से डिफाइन करते हैं। दीज आर which are defined with the help of fundamental quantities। derived quantities वो quantities होती है जिन्हें हम fundamental quantities की help से derive या define करते हैं। जैसे fundamental quantities हो गई, fundamental quantities के example मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। example जैसे distance, distance को define करने के लिए आपको किसी दूसरी quantity की help नहीं लेनी पड़ेगी। distance, time, मास, ये सब इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं। इनको डिफाइन करने के लिए या इनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे फोर्स, फोर्स को अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको मास और एक्सेलरेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। वर्क, स्पीड, ये सब क्वांटिटीज़ जो हैं ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो पहले हम अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो होंगी फिजिक्स में वो काफ़ी सारी होंगी, तो हम सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की स्टडी कर लेते हैं और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ही डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कुछ हम डिस्कस कर लेंगे और कुछ आप टाइम के साथ साथ उनके बारे में आप जानते जाएंगे। ठीक है, तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की अगर हम बात करें तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। देयर आर 7 fundamental quantities। Seven fundamental quantities। number one is length या फिर distance, किसी भी चीज़ की लेंथ, और डिस्टेंस क्या होती है? एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक की दूरी। तो जैसे अगर हमें हमारी हाइट मेजर करनी है तो हमारे फीट से हमें हेड तक की डिस्टेंस मेजर करनी है। ठीक है, तो लेंथ, हम लेंथ बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और 2 क्वांटिटीज हमारे पास और है, लुमिनियस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। लुमिनियस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। हम एक एक करके इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिफाइन भी करेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे भी। लेंथ, इसमें से कुछ क्वांटिटीज़ आपके लिए जानी पहचानी होगी और कुछ नहीं होगी। जैसे लेंथ आपको पता है, मास आपको पता है, टाइम पता है, टेम्परेचर ये भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट भी आपको पता है। लुमिनियस इंटेंसिटी ये शायद नया है। लुमिनियस इंटेंसिटी का मतलब लाइट की इंटेंसिटी, कि कोई भी लाइट फेंकने वाली चीज़ जो है वो कितनी ब्राइटनेस अपनी चारों तरफ फैलाती है, वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लुमिनियस इंटेंसिटी। एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये आपने पढ़ा हुआ होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम किस में मेजर करते हैं? मोल्स में मेजर करते हैं, मोल्स। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास फिजिक्स में अवेलेबल है। इनके लिए हम
डिटेल में एक एक करके इन सातों को 7 क्वांटिटीज़ को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का या किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट या मेजरिंग प्रोसेस। तो किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करने का तरीका क्या है? मेजरमेंट करने का तरीका ये है कि आप उसके मेजरमेंट को एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट से हमेशा कंपेयर करते हो, किसी स्टैंडर्ड मेजरमेंट से हमेशा कंपेयर करते हो। मान लीजिए कि हमारे पास ये स्केल है। अब आपको फॉर सपोज एक टेबल की लेंथ मेजर करनी है, टेबल की लेंथ मेजर करनी है, तो आप क्या करोगे, इस स्केल को 4 बार ऐसे घुमा दोगे और आप बोलोगे कि ये जो टेबल है इसका जो मेजरमेंट है ये है 4 टाइम्स ऑफ दिस स्केल, 4 टाइम्स ऑफ दिस स्केल। फॉर एग्जाम्पल अगर ये टेबल, ये जो स्केल है ये 1 मीटर की है, तो आप बोलोगे कि टेबल की लेंथ कितनी है, 4 मीटर। मतलब आपने क्या किया, आपने टेबल की लेंथ को इस मेजरमेंट से कंपेयर किया। तो किसी भी चीज़ को मेजर करने का प्रोसेस यही है। द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। द मेजरमेंट of a physical quantity. The measurement of a physical quantity is the process of comparing the physical quantity, the process of comparing the physical quantity with a standard measure. स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या है हमारा? स्टैंडर्ड मेजरमेंट ये स्केल है। अब जिस भी चीज़ की हमें मेजरमेंट लेनी होगी हम उसको स्केल से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस कॉपी की मेजरमेंट लेनी है तो आप बोलोगे ये जो कॉपी है ये है 1/4 टाइम्स ऑफ दिस स्केल, 1/4 टाइम्स ऑफ दिस स्केल। तो आपने क्या करा, कॉपी को कैसे मेजर किया? कॉपी को मेजर करने के लिए आपने इस स्केल, कॉपी की लेंथ को या कॉपी के डायमेंशंस को इस स्केल की मेजरमेंट के साथ कंपेयर किया। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। तो किसी भी चीज़ को मेजर करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि आप उसके मेजरमेंट को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करें। तो देयरफॉर अगर Q एक फिजिकल क्वांटिटी है तो Q को एक्सप्रेस करने के लिए, Q एक फिजिकल क्वांटिटी है तो Q को एक्सप्रेस करने के लिए आपको चाहिए एक इंटीजर या नेचुरल नंबर कह लीजिए, एक इंटीजर या नेचुरल नंबर, और साथ में चाहिए एक यूनिट। ये यूनिट क्या है? ये यूनिट है स्टैंडर्ड मेजरमेंट। जैसे कि मैंने इस स्केल का नाम क्या रखा? इस स्केल का नाम रखा मीटर। तो ये मीटर क्या है? ये मीटर है स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अब किसी भी चीज़ की मेजरमेंट आपको बतानी है, किसी भी चीज़ की आपको मेजरमेंट आपको बतानी है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो मेजरमेंट है कितने टाइम्स है, ये मेजरमेंट जो है इस यूनिट का कितने टाइम्स है। फॉर एग्जांपल आपको इस कॉपी का मेजरमेंट बताना है, आपको बताना पड़ेगा कि ये जो कॉपी का मेजरमेंट है, ये कॉपी की जो लेंथ है L = 1/4 टाइम्स ऑफ मीटर। ठीक है, इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो यूनिट है, ये जो फिजिकल, ये n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है और u क्या है? u फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। अब ये क्वाइट ऑब्वियस है कि जैसे जैसे आप n की वैल्यू को बड़ा करते जाओगे तो यूनिट जो है वो छोटी होती जाएगी, और अगर यूनिट को बड़ा कर देंगे तो n की वैल्यू छोटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे इस कॉपी को मैं मेजर करता हूँ एक ये वाली स्केल से, इस स्केल से अब मैं मेजर करता हूँ तो मैंने देखा कि ये 1/4 टाइम्स आई, क्योंकि ये मैंने शायद ये एग्जैक्टली देखा जाए तो ये सेंटीमीटर स्केल है, इसमें 15 सेंटीमीटर्स है, और 15 सेंटीमीटर की स्केल से मैंने इसको कंपेयर किया तो मैंने देखा कि ये 1/4 टाइम्स आया। फिर मैंने इसको मीटर स्केल से नापा, 1 मीटर की जो स्केल होती है जिसमें 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, उससे मैंने देखा तो आंसर किस में आया? आंसर पॉइंट्स में आया। फिर किलोमीटर्स में मैंने इस कॉपी को मेजर किया तो मैंने देखा कि अब आंसर जो है वो और ज़्यादा पॉइंट्स में आ रहा है, आंसर जो है और छोटा हो गया, हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो और छोटा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे आप यूनिट को बढ़ाते जाओगे ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये छोटी होती जाएगी। फॉर एग्जांपल
जैसे एक दिन को डे को कंपेयर करते हैं 24 आवर्स। वन डे में क्या होता है 24 आवर्स। वन डे देखो पहले तो हमने उसको क्या बोला वन और डे, यूनिट क्या है हमारा डे। पहले हमने जो एक सोलर डे है मतलब सनराइज और सनसेट के बीच या सनराइज दो कॉन्जिक्यूटिव सनराइज के बीच के टाइम को हमने क्या बोला डे, और डे है उसकी यूनिट, ठीक है। वन डे 2 दिन का मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव सनराइजेस, मतलब देख लीजिए आज सनराइज हुआ फिर कल सनराइज हुआ, दिस इज वन सोलर डे। फिर उसके बाद एक और सनराइज होता है, फिर उसके बाद जो मतलब जो होगा इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन सेकेंड डे बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको डे में नाप रहे हैं तो आप इसको क्या बोल रहे हैं 2 डेज। फिजिकल क्वांटिटी हम नाप रहे हैं टाइम को मेजर कर रहे हैं, तो देखिए हम बोल रहे हैं 2 डे। फिर हमने इस यूनिट को छोटा कर दिया, हमने इसको क्या बोला आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखिए ये फिजिकल क्वांटिटी, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बढ़ के क्या हो गई, ये 24 हो गई। फिर हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करा, मिनट्स में कन्वर्ट करने पर ये जो क्वांटिटी है ये 24 × 60 हो गया, ठीक है। 24 × 60 मिनट्स। फिर हमने इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करा, सेकेंड्स में कन्वर्ट करने पे ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये और बढ़ गई, ये हो गई 24 × 36 100। तो जैसे जैसे आप यूनिट को छोटा करते रहेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बढ़ती रहेगी। अगर यूनिट को आप बड़ा करते रहेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती रहेगी। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, यूनिट के। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट के। और अगर मान लीजिए कि Q एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो Q को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं N1U1 = N2U2। जैसे वन डे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 24 आवर्स। यहाँ पर डे और आवर्स क्या है, ये यूनिट्स हैं, और N1 और N2 क्या है 24। अब देखिए जैसे ये डे एक बड़ी यूनिट है और आवर्स कंपैरेटिवली छोटी यूनिट है, तो जैसे हमने यूनिट को छोटा करा तो न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए N1U1 = N2U2 ये कांस्टेंट रहता है। तो जैसे बचपन में आपको कैलकुलेशन कन्वर्जन सिखाया जाता था कि कन्वर्ट 2 सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर। तो आपको क्या दे दिया गया है, आपको इसमें N1 दे दिया गया है, U1 दे दिया गया है और U2 दे दिया गया है और N2 पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करते थे, आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर देते थे 2 सेंटीमीटर = 2 × 10 = 20। तो आपने N2 की वैल्यू क्या निकाली, N2 की वैल्यू आपने निकाली 20, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी इनटू डिफरेंट यूनिट्स। दिस इज द मेजरिंग प्रोसेस, इसको मेजरिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके बाद हम आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। हमारे पास जो अलग अलग यूनिट्स अवेलेबल है मेजरमेंट के लिए उस पर हम बात कर लेते हैं, डिफरेंट या सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, 3 ऐसे सिस्टम बना रखे हैं, पहले के टाइम से बने हुए हैं। तो उन सिस्टम को, उन मेजरमेंट के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। और वो सिस्टम है, सबसे पहला सिस्टम है CGS सिस्टम। C स्मॉल में लिखना है CGS सिस्टम। इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ यूनिट्स यूज्ड टू मेजर फिजिकल या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हम अलग अलग सिस्टम, अलग अलग देश के लोगों ने, अलग अलग पॉपुलेशंस ने अपनी अलग अलग यूनिट्स बना ली और फिर उनको उसी
मतलब फिर जो मेजरमेंट है वो अपनी यूनिट्स में करने लगे। तो जैसे ये CGS यूनिट जो है, इट इज़ अ फ्रेंच यूनिट और इट इज़ अ फ्रेंच सिस्टम, इट इज़ अ फ्रेंच सिस्टम। तो फ्रेंच के जो लोग थे वो लोग CGS सिस्टम का यूज़ करते थे। मतलब अगर उन्हें डिस्टेंस नापनी होती है, किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करनी होती है, तो वो किस में मेजर करते थे? वो सेंटीमीटर में मेजर करते थे। वो सेंटीमीटर में मेजर करते थे। किसी भी चीज़ का मास मेजर करना होता है तो वो ग्राम में मेजर करते थे, टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। ठीक है, तो 3 मेन फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस, मास और टाइम को वो किस में मेजर करते थे? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में मेजर करते थे। फिर इसके बाद दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट आता है FPS सिस्टम। FPS का मतलब है फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ये एक ब्रिटिश सिस्टम है। इट इज़ अ ब्रिटिश सिस्टम। ये एक ब्रिटिश सिस्टम है, फुट, पाउंड और सेकेंड। तो जैसे आप जानते हैं इंडिया में 200 ईयर्स ब्रिटिश ने रूल किया है। अगर इंडिया में 200 ईयर्स ब्रिटिश ने रूल किया है तो हम बहुत सारी चीज़ें अभी भी ब्रिटिशर्स की ही फॉलो करते हैं। आप जैसे कमरे का मेजरमेंट, आपका जो रूम है आप उसको मेजर करके देखना इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर या मीटर। तो आप देखेंगे ये जो रूम की जो लंबाई है ये आप देखेंगे ये होगा 3.33 मीटर्स। तो फिर जब आप इसमें दिमाग लगाएंगे और ये 2.12 मीटर्स, तो मतलब ये डेसिमल में, तो आप जब इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे आप सोचेंगे कि या तो भैया 4 बना देते या 3 बना देते, ये 3.3 लेने का क्या लॉजिक है। एक्चुअली ये होता है फुट में मेजर। तो ये जो दीवार है ये 10 फीट बाय, मान लीजिए ये 10 फीट बाय 6 फीट की है फॉर एग्जांपल। कैलकुलेशन में यहाँ पर मैंने ऐसे ही मेजरमेंट ले लिया, आप इसको कन्वर्ट करके 6 फीट में देखना, आप इसको देख सकते हैं कि ये कन्वर्ट करके हो सकता है 6 फीट ना आए, ये मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से लिख दिया। आप जब इसको मेजर करेंगे तो आपने देखा कि ये 10 फीट बाय 6 फीट आ गया कम्प्लीटली। तो इसीलिए आर्किटेक्चर जो हमारा इंडिया में जो आर्किटेक्चर है ये ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, वो उन्होंने ही मेजर करके काम करना स्टार्ट किया था। और अभी भी हमारा जो आर्किटेक्चर है ये फीट वाले सिस्टम को ही फॉलो करता है। जैसे जो आर्मी के लिए जो भर्ती होती थी उसमें भी जो क्राइटेरिया उन्होंने रख रखा था, उन्होंने जो हाइट रख रखी थी वो इतनी फीट होनी चाहिए तभी आर्मी में भर्ती हो सकती है। तो तब से लेकर आज तक जो हाइट है हम फीट और इंचेस में ही मेजर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पाउंड की बात करते हैं। तो देखिए ये जो पाउंड है, ब्रिटिशर्स जो सुबह का नाश्ता करते हैं, ब्रेड करते हैं, नाश्ते में वो ब्रेड खाते हैं और ब्रेड का जो मेजरमेंट है वो किस में करते हैं? वो पाउंड में करते हैं। 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड का ब्रेड होता है। तो अभी भी देखिए जो भी हम केक खरीद के लाते हैं, बर्थडे केक होता है, ये अभी भी किस में आता है? ये अभी भी पाउंड में आता है। ठीक है, इसको आप केजी में नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, ये अभी भी किस में आता है? पाउंड में आता है। और टाइम के लिए वो सेकेंड ही यूज़ करते थे। इसी तरह से जो FPS सिस्टम है ये ब्रिटिश का टाइम का सिस्टम है और इंडिया में अभी भी हम कई जगहों पर इसको फॉलो करते हैं। फिर इसके बाद आता है मेट्रिक सिस्टम या फिर कह लीजिए MKS सिस्टम, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ये भी एक फ्रेंच सिस्टम है। ये भी एक फ्रेंच सिस्टम है। फ्रेंच ने सिस्टम बनाया जब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड उनको बड़ी क्वांटिटीज़ जब वो मेजर करने लगे तो सेंटीमीटर और ग्राम उन्हें छोटी यूनिट लगने लगी, तो उन्होंने नई यूनिट बना दी मीटर, किलोग्राम और सेकंड। फिर इसके बाद सारी दुनिया के जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक मीटिंग सेट करी और इन्होंने ये डिसाइड किया कि अलग अलग लोग अलग अलग यूनिट्स में मेजरमेंट करते हैं। इंडिया में तो हम अलग अलग मेजरमेंट यूज़ करते हैं, जैसे ये फिंगर की टिप से हम मेजर कर लेते हैं। हम ये भी एक जिसको हम बिलांग बोलते हैं, इसको भी हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए, और गज भी हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए। तो ये सारी यूनिट जो है इनका तो
कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। किसी का हाथ छोटा या किसी का हाथ बड़ा हो सकता है। हैंड स्पैन जो है, किसी का हाथ जो है छोटा होगा तो उसका हैंड स्पैन छोटा हो जाएगा, किसी की फिंगर्स पतली हो जाएगी, तो उसमें मेजरमेंट में डिफरेंस आता था। तो इसीलिए दुनिया के साइंटिस्ट ने, सारी दुनिया के साइंटिस्ट ने एक मीटिंग सेट करी और उस मीटिंग में बोला कि हमें यूनिवर्सली एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अडेप्ट करना होगा, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को अडेप्ट करना होगा। और ये मीटिंग हुई थी फ्रेंच में, ये मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में उन्होंने वेट्स और मेजरमेंट के लिए एक नई यूनिट बनाई और उसका नाम हमने रखा SI यूनिट। SI यूनिट फ्रेंच में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो यू विल गेट सिस्टम इंटरनेशनली यूनिट्स। SI यूनिट सिस्टम ऑफ सिस्टम, ऐसे कर लेते हैं हम इसका पहले फ्रेंच नेम हम लिखते हैं सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसका फ्रेंच, ये जो है ये फ्रेंच वर्ड है और इसका इंग्लिश में मीनिंग है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका इंग्लिश में क्या मतलब है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट वॉज एडेप्टेड या adopted in 11th conference. It was adopted in 11th conference of weights जो 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूनिवर्सली अडॉप्ट कर लिया गया था दुनिया के सारे साइंटिस्ट के द्वारा। दुनिया के सारे साइंटिस्ट ने ये बात मान ली थी कि मेजरमेंट का एक यूनिवर्सल या यूनिफिकेशन होना ज़रूरी है। अगर यूनिफिकेशन नहीं होगा, अगर हम इसको यूनिवर्सली एक तरह से मेजरमेंट नहीं करेंगे तो अलग अलग जगहों पर ट्रेडिंग में या फिर साइंस या लॉज बनाने में हमें दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सली इन्होंने सिस्टम में इंटरनेशनलिटी यूनिट्स या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अडॉप्ट कर लिया था और इसके अकॉर्डिंग अब हम सारी मेजरमेंट करते हैं। तो अब हम जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने देखी थी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने देखी थी, उनकी यूनिट्स और उनका सिंबल हम देख लेते हैं। यूनिट्स और सिंबल, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यूनिट और यूनिट का सिंबल। ठीक है, अभी हम यूनिट और सिंबल देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके सारी यूनिट्स और सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वॉज लेंथ की यूनिट क्या होती है? आप सबको पता है लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स और मीटर का सिंबल लिखने के लिए हम क्या करते हैं? स्मॉल m यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज मास को एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन सी यूनिट का यूज़ करते हैं? किलोग्राम। और किलोग्राम का जो सिंबल होता है स्मॉल k एंड स्मॉल g, kg। ठीक है, टाइम को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेकेंड्स। और सेकंड के लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल s। देन टेम्परेचर की जो यूनिट होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या SI यूनिट जो होती है टेम्परेचर की, वो होती है केल्विन। एज इट इज़ बेस्ड ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, तो इसीलिए इसका जो सिंबल हम लिखते हैं साइंटिस्ट के ऑनर में हम कैपिटल K लिखते हैं। फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट, इसकी मेजरमेंट हम करते हैं एम्पेयर में। ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है। और इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, तो उनके ऑनर में हम क्या लिखते हैं? कैपिटल ए। नेक्स्ट इज लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी, इसकी जो यूनिट है वो है कैंडेला। लुमिनियस इंटेंसिटी यूनिट है कैंडेला। ये स्मॉल सी है, स्मॉल सी कैंडेला, और दिस इज सी और डी। इसको मैं स्मॉल बना देता हूँ। और 7th फंडामेंटल क्वांटिटी है ये क्वांटिटी ऑफ मैटर। और क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम किस में मेजर करते हैं? मोल में मेजर करते हैं। और मोल का जो सिंबल है वो है MOL। इनका आपको स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है। सारी चीज़ें स्मॉल में है, बस जो साइंटिस्ट के नेम पर बेस्ड हैं, केल्विन और एम्पेयर, ये कैपिटल में। और यहाँ पर जब आप कंप्लीट यूनिट पूरी स्पेलिंग लिखते हैं तो हमेशा स्मॉल में आएगा, चाहे वो साइंटिस्ट का नेम हो या फिर कोई नॉर्मल यूनिट हो। कभी भी कैपिटल लेटर्स आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? अब तक आप करते आ रहे थे, वो गलत करते आ रहे थे। अब से आप कोई भी कैपिटल लेटर ये पूरी स्पेलिंग में आप यूज़ नहीं करेंगे। एम्पेयर हमेशा स्मॉल AMPERE लिखा जाएगा, और एम्पेयर का डिनोशन जो सिंबल है वो कैपिटल A यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर आप स्मॉल a यूज़ कर सकते हैं और इधर आप कैपिटल A यूज़ नहीं कर सकते। दीज आर द यूनिवर्सल रूल्स। इसे मैंने अपनी तरफ से नहीं बना के आपको बताया, ये यूनिवर्सल रूल्स है। और यूनिवर्सल रूल्स हमें हर जगह सेम फॉलो करने हैं, ठीक है? तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिटेल में स्टडी करेंगे।